के लिए क्या करना चाहते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है। और जहाँ तक आर्मी गुडविल स्कूल की आपने बात की है, उसमें तो मैं बताऊंगा कि जो हमारे कमांडर्स हैं वो काफ़ी बेचारे प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि हर बच्चा उस स्कूल में ज्वाइन करना चाहता है। तकरीबन 17,000 हमारे बच्चे हैं, 1,000 तो हमारे शिक्षक वहाँ पर हैं। और वो स्कूल जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें हमने इंजीनियर्स, करीब 25 डॉक्टर्स और 6 तो मतलब फौजी हमने कमीशन ऑफिसर्स दिए हैं। तो हर जगह वो लोग फैले हुए हैं और वो एक उत्साह की और आशा की उमंग लेके आ रहा है। सर, एक दूसरी सीमा की तरफ मैं ले जाना चाहूंगी आपको। भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कोविड के बाद से लंबा समय हो गया। हम सब सियाचिन पे की बात करते हैं, लेकिन ये कोई छोटा सियाचिन नहीं है। ये भी बहुत ही कठिन एक जगह है जहां पर लगातार पांचवा या छठा विंटर अब होने जा रहा है जहां पर हमारी सेना तैनात है। क्या जो भारत और चीन के बीच एक हम कूटनीतिक स्तर पर रिश्ते बेहतर होते देख रहे हैं, और क्या हम जो जैसे अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच एक मुलाकात हुई, उन सारी चीजों के मद्देनजर क्या वाकई जो एक्चुअल सिचुएशन है ग्राउंड पे वो चेंज कर रही है? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मतलब अक्टूबर 2024 से लेके आज की तारीख तक हमारे रिश्तों में काफ़ी सुधार आया है। सुधार इसलिए आया है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच काफ़ी बातचीत हुई, और दोनों का ये संशय रहा कि हम किसी तरह वहाँ पे जितनी नॉर्मेल्सी ले आएंगे उससे हम दोनों देशों का फ़ायदा है। आप देखिए 21 अक्टूबर पिछले साल जब हमारी ईस्टर्न लद्दाख में जो समझौता हुआ था एलएसी के ऊपर, उससे कितना फ़ायदा हुआ कज़ान में। इसलिए 24 तारीख को जो दोनों की मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, वो पिछले साल अक्टूबर में हुई। और देखिए इस बार जो हमारी सितंबर में हुई, जब ये यहाँ गए थे अपनी एससीओ मीटिंग के लिए गए थे, तो इसमें भी बातचीत यही हुई कि सबसे पहले हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए और हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ढूंढना है, यानी कोई हल ढूंढना है कि ये जो संघर्ष हमारा हुआ है इसका क्या हल मिल सकता है। तो जब वहाँ से पॉलिटिकल डायरेक्शन क्लियर होते हैं तो हर जगह फ़ायदा होता है। आप देखिए हमारे विदेश मंत्री तो मिलते ही रहते हैं। हमारे जो एसआर मीटिंग जिसको बोलते हैं, जो एनएसए साहब हमारे उनके विदेश मंत्री के साथ करते हैं, मांगी के साथ, उन्होंने पहले 18 दिसंबर को की, उसके बाद अभी उन्होंने 18-19 अगस्त को किया। तो उसमें कोई चीज़ें मसले सुलझ के आए। उसी प्रकार से हमारा देखिए रक्षा मंत्री जी, वो जून में गए। जब जून में गए तो उन्होंने बल्कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री, उनसे बोला देखिए जी अभी वक्त आ गया है कि हमें डिसाइड करना है कि बर्फ पिघलनी चाहिए ना पिघलनी चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। और उसके बाद जब अभी वो बैठे हुए थे एडीएमएम प्लस में 1 नवंबर को, जब वो मलेशिया में थे, तो दोनों साथ में बैठे हुए थे और दोनों ने यही एक हल निकाला कि मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा बॉर्डर पे बातचीत होगी उतना में हल मिलेगा। लेकिन मुझे याद है मैं विदेश मंत्री से एक इंटरव्यू कर रही थी और मैंने कॉम्प्लीमेंट किया कि भारत की डिप्लोमेसी किस तरीके से बदली है। उन्होंने कहा कि अगर सरहद पर बैठी हमारी सेना उतनी मजबूत नहीं होती तो हमारी डिप्लोमेसी ऐसी नहीं हो सकती थी। मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बात करने के लिए, और इसीलिए मैं उस डिफेंस डिप्लोमेसी की आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि जो एक हार्ड पावर डिप्लोमेसी है वो कितनी प्रभावशाली होती है। देखिए सबसे पहले चूंकि आपने श्री जयशंकर जी की बात की, विदेश मंत्री जी की, वो पिछले अक्टूबर में हमारे पास आए थे और उन्होंने सारे आर्मी कमांडर्स को एड्रेस किया था। जब उन्होंने संबोधन किया था तो उन्होंने हमें ये बताया था कि डिफेंस डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे ख्याल से भारतीय सेना को बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी का बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो हम बात करें तो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर हुई, फौज हार्ड पावर हुई। अगर दोनों को आप मिलाते तो स्मार्ट पावर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस डिप्लोमेसी को हम स्मार्ट पावर बोलते हैं। और जैसे डेटरेंस वैल्यू तो आपको पता ही है, लेकिन हम एक डिप्लोमेसी के ढंग से देखें तो बहुत हमारे दायरे बढ़ते हैं। कैसे दायरे बढ़ते हैं? कहने का ये मतलब है कि हम सबसे पहले जब दो देशों के बीच में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसमें मिलिट्री अगर आ जाती है, तो हमारे रक्षा मंत्री जी कहते हैं संगीत और सेना ये दो ऐसे हैं जो सारे विश्व में एक दूसरे की भाषा समझते हैं। संगीत के लिए आपको भाषा समझने की जरूरत नहीं, मिलिट्री को आपस में बातचीत करने की भाषा की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब हम किसी भी देश में जाते हैं, जैसे मिलिट्री उससे मिलते हैं, हम दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो आदमी जो आपसी जो विश्वास होता है
वो एक बढ़ने लगता है। जब आपसी विश्वास बढ़ने लगता है तो आप देखेंगे कि दोनों में क्लोज कॉपरेशन शुरू हो जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो, या ट्रेडिंग के ऊपर हो, या टेक्निकल एक्सचेंज का हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हो, और किसी भी तरह की बातचीत हो, ट्रेनिंग का हो, या हम एक्सरसाइजेज जो करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे इवन यूनाइटेड नेशंस में जो हमने साथ में काम करना है उसके लिए भी हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको हम अगर चाइना के संदर्भ में रखते हुए देखें और वहां पर बदले हुए और बदलते हुए हालात देखें, आगे का रास्ता क्या देख रहे हैं अब यहाँ से? कैसे कंप्लीट नॉर्मलसी हो सकती है और क्या उसकी दिशा में हम बढ़ चुके हैं? अगर आप देखें पिछले एक साल में तकरीबन जो ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्शन है, हमने 1100 इंटरेक्शन किए हैं, यानी हर दिन 3 इंटरेक्शंस तकरीबन हुए हैं। तो इसका मतलब ये है जो हमारी बातचीत है ग्राउंड लेवल पे, अभी पहले क्या होता था कि सिर्फ कोर कमांडर लेवल पे होती थी, अभी हमने उसको बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर लेवल तक ले आए, ग्राउंड कमांडर तक ले आए हैं। तो उसका क्या फ़ायदा है कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम ऊपर लेवल पे जाएंगे तो फाइलों में फंसती जाएंगी, लेकिन नीचे लेवल पे हम चाहेंगे तो वो हमेशा सुलझ जाएगी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम बात का बतरंग न बनने दें, जितनी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे सुलझा सके। लेकिन जो मेजर डिसीजंस हैं वो अभी भी जो हमारे हाई लेवल पे ही लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि जो हम लोगों का जो सोल्यूशंस है वो हम ग्राउंड पे ढूंढ रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि दोनों साइड पे एक लचीलापन आ रहा है बातचीत करने में। दोनों साइड को चूंकि ऊपर की तरफ से भी डायरेक्शंस है कि भाई बातचीत में जितना सॉल्व कर सकते हो, जितना आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, उतना ढूंढने की कोशिश करो। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कोई भी ऐसी कार्रवाई करनी, तो हमको पहले बताते हैं। पहले क्या होता था, वो नहीं बताते थे, हम दोनों में किसी प्रकार की बातचीत हो जाती थी, गर्मा गर्मी हो जाती। आजकल वो नहीं होता है। कुछ बनाया भी, हमने उनको बोला कि कृपया इसको हटाइए, ये उचित नहीं है, वो उसी टाइम हटा लेते हैं। तो एक कहना चाहिए जो ग्राउंड का कॉपरेशन है वो बहुत अच्छा है। अभी जैसे हम बात करें कि डिसएंगेजमेंट टू से डिसएंगेजमेंट काफ़ी तक हो गया है। उसके बाद जब बाउंड्री लिमिटेशन और जो बाकी बातें करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें बहुत फ़ायदा होगा आगे आने वाले दिनों में। तो एक WMCC करके एक ऑर्गेनाइजेशन हम रखते हैं जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय के उसको हेड करते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हमारे आर्मी के भी नुमाइंदे होते हैं। तो उन्होंने 2 ग्रुप अभी बनाए हैं, एक एक्सपर्ट ग्रुप है और एक वर्किंग ग्रुप है। तो ये दोनों जो ग्रुप है हमें आगे का रास्ता बताएंगे कि कैसे हम बाउंड्री प्रॉब्लम्स को, ये सीमा की जितनी परेशानी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और जो वो मार्गदर्शन देंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सर, अब जम्मू कश्मीर की बात हमने की, लद्दाख की बात की, अब मैं पूर्वोत्तर की तरफ जाना चाहती हूँ क्योंकि मणिपुर के जो हालात हैं उसमें कोई बहुत पॉजिटिव सुधार नहीं दिखता है। क्या कारण आपके अनुसार? मैं पॉलिटिकल नहीं जानना चाहती हूँ आपसे, लेकिन चूंकि जब पॉलिटिक्स के केंद्र में नहीं भी थी मणिपुर की चर्चा, तब भी सेना वहां पर हैंड होल्डिंग करती हुई दिखती थी। जी, जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, सबसे पहले तो जब ये मई 2023 में जो हादसे हुए थे, आपको पता है, उससे मुझे भी बहुत आंतरिक दुख हुआ था क्योंकि मैंने खुद मणिपुर में काम किया हुआ है। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि इतना सुंदर प्रदेश, जो कि मतलब मेरे लिए तो एक स्वर्ग की तरह था, और किस हालात में है। परंतु जब हमारा फरवरी 2025 में जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तब से क्या हुआ, थोड़ा सा आप देखेंगे कि लोगों में आपसी विश्वास और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। तो उसे आज की तारीख पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। आप देखिए शिरोय लिली, जो एक उखरूल में जो मनाया गया एक फेस्टिवल, उसमें सब उसके लोग थे, सब तरह के लोग थे। उसी प्रकार से डूरंड कप 2-3 साल बाद आया। मैं खुद 31 जुलाई को वहाँ पे गया था डूरंड कप अटेंड करने, और भीड़ इतनी थी कि संभाली नहीं जा रही थी। और जो हमारे DGP साहब थे वो फुटबॉल मैच कम देख रहे थे, बाहर की भीड़ को संभालने में ज़्यादा लगे थे। तो कहने का ये मतलब है कि मणिपुर के जो उमंग वाले दिन थे, जो आशावादी दिन थे, वो वापस आ रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सितंबर में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए, उन्होंने भी बोला कि मणिपुर तो एक भारत का रत्न है। तो ये जो बातें हो रही हैं, इससे क्या है, वहाँ के लोगों में विश्वास वापस आ रहा है। और अगर सब ठीक रहा तो कुछ दिनों में मेरे ख्याल से राष्ट्रपति महोदया भी वहाँ विजिट करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि वहाँ पे वॉयलेंस लेवल आज की तारीख पे क्या है, जो 2023 में जो मापदंड थे और जो आज के मापदंड है, बिल्कुल बदली हो गए। वहाँ पे 2023 में थोड़ा पुलिस भी परेशान थी, लोग भी चिंतित थे। सो मान लीजिए जैसे हम 28 तकरीबन लोगों को अरेस्ट करते थे महीने में, आज की तारीख पे वो 88 हो गए। जो आपको पता है कि वेपन्स कितने वहाँ पे लूटे गए थे, तकरीबन हम 2023-24 में 200 तकरीबन औसतन वेपन हम रिकवर करते थे पर मंथ, आज की तारीख पे 400 करने लगे हैं।
जो इंसिडेंट हैं वो तो बिल्कुल मतलब 7 से 8 इंसिडेंट पर माह रह गए, जो बहुत कम हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बदलाव आ रहे हैं। बदलाव अभी और भी आएंगे। जब आप देखेंगे ट्रेन जो हमारी है जब तो इम्फाल तक आएगी तो वो बदलाव धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अगर वहाँ पे लोग आपस में बैठें, समुदाय के लोग आपस में बैठें और खुद एक सोल्यूशन निकालना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से बदलाव जल्दी आएगा। क्या नॉर्थ ईस्ट से जिन देशों की सीमाएं लगती हैं, चाहे वो म्यांमार हो गया या फिर आपका बांग्लादेश हो गया, वहाँ की परिस्थितियां भी चिंताजनक हैं हमारे लिए? जी हाँ, ये तो होता ही है कि सीमा पार अगर कुछ भी हो रहा है तो हमारे पार भी असर पड़ता है। दूसरा, पड़ोसी देश में अगर किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी है तो उसमें हम लोगों को उसका असर पड़ता है। और हम जिम्मेवार देश होने के कारण हमारा ये भी हक बनता है और फर्ज बनता है कि अगर उसको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो वो भी हम दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं म्यांमार जैसे आपको पता है कि वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, आपस में कुछ मनमुटाव हुए थे। तो बहुत शरणार्थी जो थे भारत की तरफ आए थे। तकरीबन मेरे ख्याल से 43,000 या 44,000 जो शरणार्थी अभी भी भारत की तरफ हैं, मिज़ोरम में हैं, मणिपुर में हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। तो उनको हम संभाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो स्वेच्छा से वापस जाएं। जब तक वहाँ के हालात में अगर थोड़ा सा असमंजस है तब तक हम उनको वहाँ पे संभाल के रख रहे हैं। लेकिन परेशानी हमें तब आती है जब उस ज़मीन पे जब किसी का नियंत्रण नहीं है और उस ज़मीन को कोई भी आतंकवादी भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करे तो वो हमें मंजूर नहीं है। तो उसके लिए हम ज़रूर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो ये एक चीज़ हुई। दूसरी बात ये है कि जो हमारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारा ट्रेड है, क्योंकि आप देखिए हम क्या बात करते थे, हम सोचते थे लुक ईस्ट से हम एक्ट ईस्ट में आ गए। तो एक्ट ईस्ट में क्यों आए? क्योंकि हम म्यांमार से बहुत ज़्यादा अपने संबंध बढ़ाना चाहते थे। संबंध हमारे बढ़े हुए हैं लेकिन इन्हीं रुकावटों के कारण हम उसको एक अमली जामा नहीं दे पा रहे हैं। यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो बाकी चीज़ें, उसमें हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि म्यांमार के साथ मिलकर हम जितनी जल्दी इन मामलों को सुलझा पाएँ, मेरे ख्याल से दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। थिएटराइजेशन की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से हुई, ज़रूरत की बात हुई। 5 साल लगभग हुए हैं, क्या उतना हम आगे बढ़ पाए हैं इसमें जितनी ज़रूरत थी? क्या इसकी आवश्यकता है? अगर ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर पाएँ सर। देखिए, थिएटराइजेशन जो होता है वो भौगोलिक आधार पर है और हमारी दो तरफा जो हमारी सीमाएं हैं उसके ऊपर है। जो आंतरिक हमारी चुनौतियां हैं उनसे डील करता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा हमारी नई डोमेन्स आ गई। पहले हम बोलते थे थल, नभ और वायु, सिर्फ 3 की बात करते थे। बट आज देखिए आपके पास साइबर आ गया है, स्पेस आ गया है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया है, कॉग्निटिव आ गया है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। दूसरा, अभी लड़ने वाले कौन हैं? आप देखिए अभी आपके साथ CAPF कंधे से कंधा लगाकर लड़ रही है। उसी प्रकार से देखिए इस बार जब हमने सिविल डिफेंस और जब वो हमने तैयारी शुरू की थी, 7 6 7 के पास सिविल डिफेंस की, सारे NCC के बच्चे लगे हुए थे। उसी प्रकार से हमारी इतनी सारी इंटेलिजेंसीज हैं, फिर हमारे NTRO है, ISRO है, इसरो है। प्लस आप देखिए जब लड़ाई लगती है तो सेना को तो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही करते रहना पड़ता है। तो हमारी रेलवेज हैं, हमारे सिविल एविएशन है, हमारे रसद पहुंचाने के लिए FCCI है। तो इन सब को संभालने के लिए, एक साथ करने के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया अब सिंदूर में सबसे हमने बात क्या सीखी कि हमें निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हमें हर स्तर पे अलग अलग जगह पे निर्णय लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए थिएटराइजेशन मेरे ख्याल से बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये लड़ने के तरीके को कैसे बदलेगा? हाँ, लड़ने के तरीके को सबसे पहले ये बदलेगा। पहले क्या होता था कि हमारे पास काफ़ी दिन होते थे। तो चलिए जी, आज लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद शाम को रिपोर्ट आई, उसके बाद रात को बैठे, फिर सवेरे देखा अगले दिन कैसे लड़ाई लड़नी है। कोई तीसरे दिन लड़ाई लड़ेगा, कोई चौथे दिन लड़ाएगा। अभी वो वक्त नहीं है। अभी 88 घंटे में अगर आपको पूरी लड़ाई लड़नी है तो आपने पूरी जितनी भारत देश की ताकत है पूरी झोंकनी है आपने। अगर आप बोले नहीं जी सिर्फ एयरफोर्स करेगी फिर देखेंगे हम, उसके बाद श्री गणेश होगा, अभी सिर्फ नेवी करेगी फिर देखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर हमने किसी देश को हराना है और उसको सिखाना है कि भारत देश की कितनी ताकत है तो हमें सारी ताकत एक साथ झोंकनी पड़ेगी। और उस समय हमें बैठ के विचार विमर्श करने का वक्त नहीं मिलेगा। उस समय हमें जो थिएटराइजेशन के, जो थिएटर के कमांडर होंगे, उनको पूरी हमें डेलीगेशन करना पड़ेगा। आपके सुपुर्द पूरी जिम्मेवारी की जाती है, सारे रिसोर्सेज आपके सुपुर्द किए जाते हैं। अभी आप कार्रवाई शुरू कीजिए।
तो जिस फ्यूचर वॉर की हम बात करते थे, मतलब द फ्यूचर इज हियर और हम तैयार हैं उसके लिए। देखिए, भारतीय सेना फ्यूचर को बड़े अलग ढंग से देखती है, क्योंकि भारतीय सेना जमीन से टिकी रहती है। उड़ो कितने भी, बट जमीन से अपना कनेक्शन मत छोड़ो। तो भारतीय सेना कुछ ऐसे ही है। देखिए, हम 5 जनरेशन्स की अपनी लड़ाई लड़ते हैं। 5 जनरेशन ये है जो ट्रेंच वॉरफेयर है, क्योंकि अब हमारी सीमाएं हैं तो हमने मोर्चे संभाल रखे हैं, आज भी फ्यूचर में भी संभाल के रखेंगे, उसमें कोई बदली नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे तोप खाने हैं या जो हमारे बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक है, आर्टिगन्स हैं, वो सेकंड थर्ड जनरेशन वॉरफेयर वो भी होगा। फिर हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर से मतलब कहने का कि जो कन्वेंशन लड़ाई और नॉन कन्वेंशन, नॉन ट्रेडिशन, वो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी ये नई चीज़ें आ गई आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, क्वांटम आ गई, ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास जो इतना दायरा है, मुझे जितने भी आते जा रहे हैं उतने में शामिल करते जा रहा हूँ। ये इंडियन सिविलाइजेशन की जगह, आते जाओ, सब एसिमिलेट होते जाओ, सबको मिलाता जाऊंगा। तो भारतीय सेना का काम है सबको मिलाता जाए। तो मुझे मोर्चे की लड़ाई लड़नी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन की लड़ाई, सबकी एक साथ लड़नी है। तो मैं इन सब की लड़ाई के लिए आज की तारीख पे तैयार हूं, और इस सब सारी जनरेशन में टेक्निक को मैं इन्वॉल्व करते जा रहा हूं। पर अगर ठोस कदम मैं पूछूं कि क्या कर रहे हैं इसकी तरफ भारतीय सेना, क्या कदम उठा रही है फ्यूचर वॉर के लिए तैयार होने के लिए? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो पिछले चीफ साहब थे, मनोज पांडे साहब, उन्होंने ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किया था। नो, ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का साल, एक साल में तो रूपांतरण नहीं आ सकता। बदलाव लाने के लिए इसलिए का सोशल चेंज बहुत वक्त लगता है। तो मैंने इसीलिए से दशक का निर्देश दिया कि इसको दशक का बनाया जाए। तो इसमें कुछ 5 पहलू, हमने 5 स्तंभ स्थापित किए, जिसमें सबसे पहले है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का ये मतलब है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस को बदली कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, फ्यूचर वॉर को मद्देनजर रखते हुए हमने काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग लाई। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हमने कुछ बदलाव लाए हैं। आप देखिए कि हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें लेसन क्या मिला कि हमें इंटीग्रेटेड लड़ाई लड़नी है, यानी हमें छोटी टुकड़ियां रखनी पड़ेंगी बट वो आपस में इंटीग्रेटेड हो। तो हमने रुद्रा ब्रिगेड की। फिर हमें पता लगा कि हमें कुछ छोटी एजाइल यूनिटें चाहिए जो मॉडर्न भी हों और छोटी हों तो ज़्यादा मूवमेंट भी कर सके, तो हमने भैरव खड़ी की। फिर ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुआ तो उसके लिए हमने शक्तिमान और दिव्यास्त्रा खड़ी की, और इन्फेंट्री बटालियन की अश्नी प्लेटून खड़ी की। तो कहने का ये मतलब है कि हमने रीस्ट्रक्चरिंग जो है बहुत तेज स्पीड से अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा मॉडर्नाइजेशन का प्लान है, मॉडर्नाइजेशन में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे अभी हमें पता है कि हमारे ऑपरेशनल वॉइड्स क्या हैं, लेकिन ऑपरेशनल वॉइड्स आप लंबे समय के ऑर्डर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। तो हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की काफ़ी फ्रीडम मिली। जब इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की फ्रीडम मिली तो हमने उसमें क्या किया कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी हम उसको लाए, क्योंकि जब बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है तो जो हमारे जवान होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। जब समझते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है और इन चीज़ों की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और इसी चीज़ को नज़र मद्देनजर रखते हुए EP 2025 भी हमको दिया गया है।